नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब 30 क्वेश्चन मॉक टेस्ट को कवर करेंगे जो कि आपका सीडीपी से रहेंगे। यह क्लास आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीडीपी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं, पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं। हम सब आप सबके लिए इसी तरीके से डेली हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट को कवर करा रहे हैं। हम सब आप सबके लिए जो सीटेट में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करा रहे हैं। हर सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, मॉक टेस्ट को भी कवर करा रहे हैं। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। हम सब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? आपको बताना है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कह रहे हैं विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। देखिए, केवल एक ऐसा ऑप्शन है, केवल आपका जिस भी ऑप्शन में आ जाता है वो गलत हो जाता है, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। केवल आपका नेगेटिव पॉइंट है, सिर्फ केवल नहीं। विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल, देखिए यहाँ पे भी केवल आ गया तो ये भी कट जाएगा, आपके पास दो ऑप्शन बचा। विकास बहुआयामी होता है और विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती नहीं। विकास की दर सभी के लिए समान नहीं होती है और सभी संस्कृतियों में भी समान नहीं होती है। जुड़वा बच्चे क्यों ही ना हो, उनकी जो विकास की दर होती है अलग अलग होती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी, विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल में संलग्न होते हैं, आपको पियाजे के अनुसार बताना है। पियाजे का आपको सिद्धांत पता होगा दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वह आपका पियाजे का है। पियाजे ने बच्चों की 4 अवस्थाएं बताई थी। इसमें यही चारों अवस्थाएं, पहली अवस्था यह था जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक था। यह दोस्तों दूसरी अवस्था थी, 2 से लेकर 7 वर्ष तक थी। तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष तक थी और लास्ट अवस्था 11 वर्ष प्लस थी। इसमें बताना है कि प्रतीकात्मक खेल में संलग्न होते हैं किस अवस्था में। तो संवेदीकामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में सम्मिलित होते हैं। जब बच्चा 2 से लेकर 7 वर्ष तक रहता है तो वह ज्यादातर ऐसे खेल में शामिल होता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी की बात करें, देखिए जहां पर जेडपीडी की बात आए, यम के ओ की बात आए, पाड़ देना, ढांचा, इस आलंबन, यह सब आपकी दोस्तों वाइगोस्की से संबंधित है। यह सब वाइगोस्की का ही सिद्धांत है। इसमें जेडपीडी के बाद पूछा है विकास के क्षेत्र जेडपीडी के बारे में आप बताइए क्या है। बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले और सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर, यही यही सही है दोस्तों। जेडपीडी का मतलब होता है कि जो बच्चा स्वयं से कर ले और जो बच्चा किसी की सहायता से करे, उसका जो अंतर होता है वही तो जेडपीडी कहलाता है। बच्चों की वर्तमान बुद्धि गलत हो जाएगा, शिक्षक द्वारा दी जाने वाली पूर्ण सहायता ये भी गलत हो जाएगा, बच्चों को याद रखने की क्षमता ये भी गलत। ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ले बैगोस्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? बैगोस्की के अनुसार बताना है। बैगोस्की किस पे फोकस किए हैं? जेडपीडी पे, कल्चर पे, समाज पे। जहाँ पे समाज की बात हो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक अंतःक्रिया, परिपक्वता, अनुकरण। तो सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन किस स्तर में आता है? आपको बताना है कोहलबर्ग के अनुसार। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बच्चे की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया था। इनकी सबसे प्रचलित कहानी एक है हिंज की कहानी। उसी कहानी तो इनकी बहुत सारी थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिंज की ही कहानी है। और इसमें बताएं अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने का किस स्तर पे देखने को मिलता है। देखिए, पहला अवस्था होता है पूर्व पारंपरिक स्तर, फिर कन्वेंशनल एज पहला है, और दूसरा है कन्वेंशनल एज, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल एज। हर अवस्थाएं के 2 अवस्थाएं थी, हर चरण के 2 उपचरण थे, तो टोटल इनके 6 दोस्तों उपचरण हो गए थे, उपचरण थे, और 3 इनके चरण थे। इसमें बता रहा है अच्छा लड़की के बारे में। तो ये ऑप्शन बी सही है। पारंपरिक स्टेज में जो कन्वेंशनल स्टेज है उसमें देखने की मिलती है। बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? किसकी बात करें? बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं क्लासरूम की। शिक्षक की पूर्ण तानाशाही, जब बाल केंद्रित है तो शिक्षक का काम यहाँ पे क्या है? तानाशाही तो वैसे भी निगेटिव पॉइंट है। केवल भी आपको हमने बताया केवल गलत हो जाएगा, केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण भी गलत हो जाएगा। बच्चों की सक्रिय भागीदारी और उनकी आवश्यकताओं का सम्मान करना, ये तो सही दिख रहा है। केवल परीक्षा परीक्षा केंद्रित तो है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसमें सी इज राइट आंसर। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुविधि सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे की मनोदशा, स्वभाव और प्रेरणाओं को आसानी से समझ लेता है उनमें से कौन सी बुद्धि होती है?
हार्वर्ड गार्डनर ने ही बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि जो बहुबुद्धि होता है, हर लोग में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। जैसे कोई गाने में बढ़िया है, कोई मैथमेटिशियन में बढ़िया है, कोई डांस करने में बढ़िया है, तो सब में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। इसमें कह रहे हैं कि दूसरे की मनोदशा, स्वभाव और प्रेरणाओं को समझते हैं। मतलब जब दूसरे की भाषा, दूसरे के बारे में समझ ले रहा है, एक होता है अंतर्वैयक्तिक, एक होता है अंतर्वैयक्तिक। ये तो दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों में से ही आपके सही है। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, जब हम दूसरे की मनोभावनाओं को समझें उसे इंटरपर्सनल कहते हैं, जब खुद की मनोभावनाओं को समझें उसे हम इंट्रापर्सनल कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है दोस्तों? केवल भविष्य की तैयारी है, केवल तो ऑप्शन वैसे कट गया। स्वजीवन है, पाठ्य पुस्तक को रटना भी कट जाएगा। निष्क्रिय से बड़े, निष्क्रिय तो ऑप्शन वैसे भी आपका निगेटिव है, तो स्वजीवन है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष बच्चों को सम्मान, सामान्य बच्चों से अलग पढ़ाना। देखिए इसमें अलगाव की बात नहीं करता। समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि अलगाव की बात नहीं करता। सभी बच्चों को चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, एक ही विद्यालय में समान अवसर देना। लास्ट थर्ड है, केवल प्रतिभाशाली, केवल तो कट गया वैसे, कमजोर बच्चों के लिए अलग कक्षा रखना, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर भी, सभी बच्चों को चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हो, उन्हें एक ही विद्यालय में समान अवसर उपलब्ध कराना। डिसलेक्सिया क्या है? देखिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित एक अधिगम विकार है। विकार होता है दोस्तों, बीमारी नहीं होता। विकार बीमारी में दोनों अंतर होता है, ये समझते रहिए। गणितीय तो होगा नहीं, गणितीय मतलब डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। पठन विकार, शारीरिक समन्वय, लेखन विकार। डिसलेक्सिया मतलब जो होता है दोस्तों आपका पठन विकार, जब बच्चा पढ़ने में समस्या का सामना करता है, उसे हम डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। प्राथमिक समाजीकरण का मुख्य कारक कौन सा है? एक होता है प्राथमिक समाजीकरण, एक होता है द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण बच्चा परिवार, घर, पड़ोसी से सीखता है। द्वितीयक समाजीकरण जैसे विद्यालय, मीडिया, ये सब आपके द्वितीयक समाजीकरण है। तो प्राथमिक समाजीकरण की बात कराएं तो परिवार, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। विद्यालय, परिवार, विद्यालय, सरकार, मीडिया, ये सबका द्वितीयक समाजीकरण है। पियाजे के अनुसार जब बच्चा पुरानी योजनाओं में नई जानकारी को बिना बदले जोड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण कहते हैं, समायोजन कहते हैं, संतुलन कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। इसे दोस्तों आपका आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। संरचनावाद के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कैसी है दोस्तों? निष्क्रिय और अनुकूलन आधारित होती है, सक्रिय और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, केवल व्यवहार में परिवर्तन है, उद्दीपक अनुक्रिय है। यह सार थ्योरी है। ये सार मतलब स्टिमुलस रिस्पांस। आपको बताना है ये सिद्धांत दिया किसने था, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इससे संरचनावाद की बात करें, संरचनावाद के अनुसार सीखना प्रक्रिया कैसी है? ये दोस्तों सक्रिय और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन इसमें बी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020 किस पर बल देता है? रटंत विद्या पर। देखिए रटंत विद्या पर तो देगा नहीं, केवल तो देगा नहीं, केवल तो वैसे गलत हो जाएगा। संप्रत्य समझ पर, पाठ्य पुस्तक वैसे भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी, संप्रत्यात्मक समझ पर देता है, कंसेप्चुअल बेस होता है। लैंगिक रूढ़वादिता को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? किसकी बात करें? लैंगिक रूढ़वादिता को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को कठिन काम और लड़कियों को नाजुक काम देना चाहिए। ऐसे तो नहीं, ये तो लैंगिक रूढ़वादिता को और बढ़ाया गया, ये तो गलत हो जाएगा। गैर पारंपरिक भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं दोनों का उदाहरण देना, ये तो अच्छा दिख रहा है। केवल केवल तो वैसे गलत हो गया, केवल लड़कियों के लिए गृह कार्य का अध्यक्ष बनाना, ये तो गलत है। खेल के मैदान में केवल लड़कों, ये भी गलत हो। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सतत बच्चों के पास या फेल में वर्गीकृत करना, बच्चों को सीखने की प्रगति और कठिनाइयों को समझकर शिक्षण में सुधार करना, बच्चों में तुलना और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, वर्ष के अंत में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराना। देखिए यह दोनों तो नहीं होता, तुलना भी करना नहीं हो जाएगा, फर्स्ट भी नहीं, ऑप्शन सेकंड डी। बच्चों को सीखने की प्रगति और कठिनाइयों को समझकर शिक्षण में सुधार करना। आंतरिक प्रेरणा, एक होता है आंतरिक प्रेरणा, एक होता है बाह्य प्रेरणा। जिसे भी आपका एग्जाम लगा हुआ है, आप खुद से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये आंतरिक प्रेरणा है। आप कोई पुरस्कार के लिए, कोई पैसे के लिए पढ़े तो आपका बाह्य प्रेरणा कहलाता है। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ना, नहीं, ये तो बाह्य प्रेरणा हो गया। शिक्षक को डांट से बचने के लिए बाह्य प्रेरणा, विषय में अपनी व्यक्तिगत रुचि, आनंद के लिए, आनंद के कारण पढ़ना, तो ये आपका आंतरिक प्रेरणा हो गया। कक्षा में प्रथम आने के लिए तो आपका बाह्य प्रेरणा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पाड़ या ढांचा दिया किसने है? वाइगोस्की ने दिया था। जेडपीडी किसने दिया? वाइगोस्की ने। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा वाइगोस्की के अनुसार क्या है दोस्तों? बालक को दिए जाने वाला अस्थाई नहीं बल्कि अस्थाई होता है, ये गलत हो जाएगा फर्स्ट ही। बालक को दी जाने वाली अस्थाई सहायता, ये तो सही है। बालक द्वारा दिए जाने वाला अनुकरण, या फिर ये भी गलत हो जाएगा बच्चों। बालक को दिए जाने वाला शारीरिक दंड, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाली गतिविधि है दोस्तों? किसमें किस चीज में बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, खुद से सोचेगा? भारत की राजधानी का नाम बताइए, इसमें क्या सोचना है? सीधा बताएगा नई दिल्ली। 10 तक का पहाड़ सुनाओ, इसमें क्या सोचना है? कुछ सोचने वाली बातें नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग इसमें करेगा नहीं। यदि पानी की कमी हो जाए तो आपके शहर में क्या प्रभाव पड़ेगा पर चर्चा करना। ये तो थोड़ा सा लग रहा है क्रिटिकल। अगला देख रहे हैं भाषा का जो गलत, ये भी तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी ही आप इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सीखने में त्रुटियों एरर की क्या भूमिका है दोस्तों? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, ये शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए लज्जाजनक है। ये अधिगम की प्रक्रिया का एक प्राकृतिक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बच्चों की सोच में खिड़की प्रदान करता है। ये तो सही दिख रहा है। इसे तुरंत दंड तो नहीं देना है, तुरंत दंड देकर रोका जाना चाहिए, गलत हो। ये दर्शाते हैं बच्चे मन बुद्धि की कमी है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सिर पदामुखी की सिफेलोकार्डल की बात करें, विकास का सिद्धांत क्या बताता है? आपको पता होगा विकास सिर से पैर की तरफ आता है, केंद्र से बाहर की तरफ आता है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास पैर से सिर की ओर तो होगा नहीं। विकास सामान्य से दृष्टि, दो ही ऑप्शन बचा। दो ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन इसमें बी होगा, विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिफेलोकार्डल के अंदर क्या होता है? विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है? केंद्र से बाहर की तरफ होता है। वही उसमें पूछा है, केंद्र से बाहर की तरफ क्या है? शरीर केंद्र से बाहरी अंगों के बीच होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या का रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सत्तावादी तो होगा नहीं, तानाशाह होगा नहीं, सुविधादाता होना चाहिए, फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए। केवल ज्ञान का प्रदाता नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सुविधादाता या फैसिलिटेटर के रूप में एक टीचर होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए। संवेग और संज्ञान का आपस में क्या संबंध है? एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हैं, ये आपस में सन्निहित संबंधित हैं। ज्ञान का संवेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर संवेग ज्ञान को कभी प्रभावित नहीं करते हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपस में सन्निहित संबंधित होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, सभी बच्चों के लिए एक समान और मानक पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। मानक तो थोड़ा सा देखते हैं, ऑप्शन बी विविध शिक्षण विधियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। ये तो सही दिख रहा है, ज्यादा सही है। कमजोर बच्चों को अलग तो नहीं करना, केवल भी है इसमें, केवल व्याख्यान भी देगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसमें बी ही सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समावेशी कक्षा में प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चों की बात करें, गिफ्टेड प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, उन्हें बहुत आसान और सरल काम देना चाहिए, उन्हें समृद्ध और संवर्धित पाठचर्या चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, उन्हें केवल केवल तो ऑप्शन अच्छे गलत हो जाएगा, उन पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो गलत हो। इसे तो राइट आंसर इसमें भी उन्हें समृद्ध एवं संवर्धित पाठचर्या चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग का ध्यान किस पर केंद्रित होता है? ऑप्शन है, सत्र के अंत में ग्रेड देने पर, सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार और पुष्टि पर, बच्चों की तुलना करके रैंकिंग देने पर, केवल लिखित वार्षिक परीक्षा पर। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार और प्रतिपुष्टि फीडबैक देने पर। एडीएचडी से ग्रसित बच्चे की पहचान क्या है दोस्तों? लंबे समय तक एक ही जगह शांति से बैठे रहना, आवेगशीलता, ध्यान केंद्रित न कर पाना, और अतिसक्रियता, धीमी गति से पढ़ना। ये तो नहीं होगा सुनने में, ये तो ऑप्शन इसमें बी ही सही है, आवेगशीलता, ध्यान केंद्रित न कर पाना और अतिसक्रियता। पियाजे के अनुसार संरक्षण की क्षमता बालक की किस अवस्था में हासिल करता है? संरक्षण की बात करें, संरक्षण को आपको बताना है किस अवस्था में हासिल करता है। संवेदीगामा को पूर्ण संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो राइट आंसर इसमें सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो हासिल करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सहयोगात्मक अधिगम में सहपाठियों द्वारा शिक्षण का क्या लाभ है? उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल और सामाजिक कौशल का विकास होता है, शिक्षक का काम खत्म हो जाता है और बच्चों में प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या बढ़ती है, अनुशासनहीनता फैलती है। देखिए ये दोनों तो होगा नहीं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल और सामाजिक कौशल का विकास होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे सब दोस्तों 30 क्वेश्चन मॉक टेस्ट को कवर किए, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।